हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यूनिट नेट पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 10B को आपके सामने लाया हूँ। यह 10B मुख्य रूप से दोषग्रस्तता की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड ICF मॉडल एंड विद्यालय की तैयारी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन and types of disability, cause and prevent of disability, educational evaluation method for disability education या disability and technique and tools for disability पे डिपेंडेंट है। यह मुख्य रूप से हमें यह बतलाती है कि दोषग्रस्त जो हमारा जो डिसेबल जो हमारा है, हमारी जो डिसेबिलिटी है, हमारी जो दोषग्रस्तता है वो किन रूपों में है, किन संदर्भों में है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट अवधारणा के अनुकूल इसे 3 भागों में बांटा गया है। ये इम्पेयरमेंट दोषग्रस्त जो दोषग्रस्तता है, हमारे में जो दोष होती है, कमी होती है, खामियां होती है, जो हमें जन्म से प्राप्त हो जाता है, वह इम्पेयरमेंट के रूप में अर्थात दोषग्रस्तता के रूप में मानी जाएगी। दूसरा जो है कि हम डिसेबिलिटी या डिसेबल जो कहलाते हैं, वो इस दोषग्रस्तता के कारण जो हमें कमी दिखती है, जिसके कारण कि हम दिव्यांग कहलाते हैं। और हैंडीकैप यह एक प्रकार की अपंगता है जो सामान्य से अलग है, सामान्य जीवन से थोड़ी अलग है। यह हमारा सोशल एनवायरनमेंट पे देखने को मिलता है कि नॉर्मल से बिल्कुल अलग जीवन, थोड़ा अलग जीवन व्यतीत करने वाले को हैंडीकैप कहा जाता है। तो इस तरह से ये इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप यह दोषग्रस्तता के ही पार्ट है, बट इसे 3 रूपों में बांटा गया है। इसके कॉन्सेप्ट की जब हम बात करेंगे तो इसे निम्न रूप से जान सकते हैं कि दोषग्रस्तता जो जन्म से आती है, दिव्यांगता जो उस जन्म से आने वाली समस्या के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न करती है, और हैंडीकैप जो सामान्य जीवन से थोड़ी सी डिफरेंट लाइफ होती है। ICF मॉडल के आधार पर दिव्यांगताओं का वर्गीकरण किया गया है। WHO ने इस ICF को 1980 में ही बनाया था, पर बाद में न्यू इम्प्रूवमेंट के बाद 2000 में इसे फिर से ICF के रूप में गठित किया गया। ICF मॉडल के अनुसार दिव्यांगता जो होते हैं उसे सार्वभौमिकता देना चाहिए, अर्थात वो सार्वभौमिक रूप से उसमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, समानता के रूप में उसे शिक्षा देनी चाहिए, निरपेक्ष बिना किसी भेदभाव का उनमें शिक्षा का समावेशन करना चाहिए, अनुकूलता के आधार पर अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो सोशल इन्वायरमेंट हो या हमारा मुख्य इन्वायरमेंट हो, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हमारा जो पर्यावरण या हमारा जो मौसम होता है उसके अनुकूल। कुछ समस्याएं हमारे मौसम के अनुकूल भी होती हैं। आप देखते होंगे कि ठंड के मौसम में अधिकांश लोगों का BP बढ़ जाता है, तो यह एक फिजिकल हरासमेंट या फिजिकल डिसेबिलिटीज है जो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण होता है। तो कुछ ऐसे भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को देखते हुए और हमारे इस मॉडल के अंतर्गत एक ऐसी कंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए, ऐसे विद्यालय संरचना का निर्माण करना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटीज या दिव्यांग लोग बच्चों के लिए एक संरचना। एग्जाम्पल के लिए अगर बच्चे देख नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए जो ब्रेल लिपि का संरचना वाली स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई होनी चाहिए। अगर बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं उसके लिए सुनने वाले हियरिंग मशीन का उपयोग करने वाले स्कूल क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में ही हियरिंग मशीन लगा होना चाहिए ताकि सभी बच्चे लगभग उस टाइप का सुन रहा हो। हाँ, अगर इंडिविजुअल ये प्रॉब्लम है तो उसको इंडिविजुअल मशीन प्रोवाइड करानी चाहिए। और बच्चों के प्रति जो क्रियाकलाप है, खास करके बच्चों में सिखाने के दृष्टिकोण से कोई भी शिक्षा उसे एक व्यवहारिक रूप से प्रदान की जाए, जो उसे खुद करके सीखा जाए, तो वह कहीं ना कहीं रटंत विद्या के अनुसार ज़्यादा अच्छा होगा, के तुलना में ज़्यादा अच्छा होगा। तो खास करके इंक्लूसिव एजुकेशन में विशेष रूप से हमें शिक्षा के अंतर्गत क्रियाकलाप का ध्यान रखना चाहिए कि खास करके ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे एटीट्यूड या ऐसे बिहेवियर, ऐसे प्रैक्टिकल वे में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों को। और बच्चों में शिक्षक की प्रति भागीदारी, शिक्षक का बच्चों के प्रति, स्कूल का बच्चों के प्रति, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति या छात्रों का पेरेंट्स के प्रति या टीचर का पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कॉम्बिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें मुख्य रूप से ICF मॉडल में बताया गया है। अर्थात ICF मॉडल जो है वो सार्वभौमिक शिक्षा, समान शिक्षा, निरपेक्ष शिक्षा,
वातावरण के अनुकूल शिक्षा एवं एक अच्छी संरचना वाली शिक्षा, क्रियाकलाप वाली शिक्षा और सभी की सहभागीदारी एवं सहभागिता वाली शिक्षा के आधार पर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें की हैं। अतः आईसीएफ मॉडल के अनुसार हमें इस प्रकार की शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विद्यालय की तैयारी तथा समावेशन के मॉडल क्या है। तो दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता के आधार पर विद्यालय का निर्माण होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा किया कि अगर समावेशी शिक्षा में एक समान बच्चे के साथ एक इंक्लूसिव एक डिसेबल स्टूडेंट को लाया जाता है, तो उसकी डिसेबिलिटी के बेस पे अगर वो हैंडीकैप है, अगर वो पैर से विकलांग है, अगर वो पैर से अपंग है, अगर वो आंख से दिव्यांग है, अगर वो बोलने में रोगग्रस्त है या दोषग्रस्त है, तो इन सारी बातों को आप उसके अनुकूल, उस छात्र के अनुकूल हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए। हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड होता है। अतः दिव्यांगता के आधार पर विद्यालय का निर्माण होना चाहिए। लक्ष्य, गुण और आवश्यकता, उपयोगिता, टीचिंग टेक्निक्स एंड टूल्स तथा न्यू इंस्टीट्यूशन का निर्माण जो होना चाहिए। सारे विद्यालय की जो भी तैयारी होनी चाहिए, चाहे हमारे स्कूल की जो लक्ष्य होनी चाहिए वो सभी को सहभागिता प्रदान करने की होनी चाहिए। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे हैं वो डिसेबल हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर, अलग अलग समस्याओं को लेके, तो टीम वर्क अगर काम करा दिया जाए तो वो जरूर कोई ना कोई एक लक्ष्य को अचीव कर लेगा। क्योंकि टीम वर्क काम में क्या होता है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सबकी बढ़ जाती है, और कोई भी व्यक्ति एक अगर काम करने में अक्षम है तो दूसरा जो उसका सहयोगी होता है वो उस काम को करने में सक्षम होता है। तो इस तरह से सबकी अक्षमता सक्षमता में कन्वर्ट हो जाती है। तो टीम वर्क होना चाहिए। विद्यालय का जो प्रोग्राम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए ताकि सभी को समान अवसर की प्राप्ति हो जाए, सबकी गुणवत्ताओं में विकास दिखे, सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो और सब अपने अपने जीवन के प्रति उपयोगी टूल्स टेक्निक्स का उपयोग करके अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर सके। तो दिव्यांगों के लिए जो स्कूल की व्यवस्था है वो समावेशन शिक्षा के एक प्रकार की अच्छी बेहतर बनाने के लिए, और यह समावेशन का मॉडल है कि दिव्यांगता के आधार पर विद्यालय का निर्माण होना चाहिए, उसके लक्ष्य के आधार पर विद्यालय का निर्माण होना चाहिए, गुणवत्ता और आवश्यकता के आधार पर विद्यालय का निर्माण होना चाहिए, उपयोगिता के साथ बच्चों में टीचिंग टेक्निक्स और टूल्स प्रोवाइड करानी चाहिए। और इस तरह के न्यू इंस्टीट्यूशन, आज हमारे देश में जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो दिव्यांगों के अच्छी शिक्षा के लिए कार्य कर रही है हमारे देश में। इसको मुख्य रूप से देखा जाए तो टोटल 50 आज हमारे देश में लगभग 50 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो मुख्य रूप से दिव्यांगों के लिए कार्य करते हैं, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। खास करके किसी के हेयरिंग प्रॉब्लम को, किसी को लिसनिंग प्रॉब्लम को, किसी के हैंड ऑर्थोपेडिक अर्थात अस्थि से संबंधित विकलांगता की समस्याओं को लेकर, या मेंटली इफेक्ट वाले, मेंटली डिसेबल बच्चों के लिए। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं। कई ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो बहुत सारे समस्याओं को अपने एक ही इंस्टीट्यूशन में कंप्लीट एजुकेशन के रूप में उसे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स दिए हैं उसमें आप जाके देख लीजिए कि कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम है जिसके बेस पे समावेशी शिक्षा को आज भी बढ़ावा मिल रहा है, और इसके लिए समावेशी शिक्षा आज भी बेहतर काम कर रही है इन क्षेत्रों में। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन इंस्टीट्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के प्रकार क्या है? तो मुख्य रूप से देखा जाए तो यह इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड मल्टी डिसेबल के रूप में माना जाता है, अर्थात बौद्धिक, शारीरिक और बहुल दिव्यांग के रूप में माना जाता है। तो डिसेबिलिटी जो है यह मुख्य रूप से 3 है। जो अगर बुद्धि के आधार पर अक्षम होता है, नहीं सोच पाता, नहीं समझ पाता है, तो वह इंटेलेक्चुअल डिसेबल माना जाता है। अगर कोई शरीर के किसी पार्ट्स किसी से अगर विकलांग या दिव्यांग को ग्रहण किया है तो वह फिजिकल डिसेबल माना जाता है। और अगर उसमें दोनों सिम्टम देखने को मिलता है
तो वो बहुल दिव्यांग के रूप में या मल्टी डिसेबल के रूप में माने जाते हैं। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ द डिसेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉज एंड प्रिवेंट फॉर इट। तो कॉज क्या है कि कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन देने की जो परंपरा स्टार्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में या जन्म से ही ये समस्या देखने को मिलती है। कुछ बच्चों में जो है वो फैमिली उसका केयरिंग नहीं कर पाता है ठीक से, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिलती है। कुछ बच्चों में है इन्वायरमेंट उसका अच्छा नहीं होता है, उसकी सोसाइटी उसे सहयोग नहीं करता है। तो इन सभी समस्याओं को लेके यह दिव्यांगता देखने को मिलती है। अतः कॉज ऑफ इट की बात की जाए, इसकी कारण क्या है, तो बाय बर्थ कोई दोषग्रस्ता हो जाना, फैमिली का केयर नहीं होना, सोसाइटी का सहयोग नहीं होना एंड एनवायरनमेंट की कहीं न कहीं विषमता होना या अनुकूलता का ना होना। तो बच्चे एडॉप्ट नहीं कर पाते, बच्चों में एडॉप्टेशन का गुण नहीं आ पाता और बच्चे ठीक से डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है हमारे कॉज के रूप में मानी जाएगी। अब प्रिवेंट की बात करते हैं, तो इसके बचाव क्या है? इसके बचाव है कि शिक्षक का बच्चों से अच्छे बिहेव रखा जाए, समाज का बच्चों से अच्छे बिहेव रखा जाए, एनवायरनमेंट में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसको भिन्न या अलग या दोषग्रस्त ना कहा जाए, उसे विशेष प्यार दिया जाए, उसकी विशेष क्रियाविधि पर ध्यान दिया जाए, उसे अच्छे और ज़्यादा प्यार दिया जाए और केयर किया जाए, फैमिली के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा देखरेख किया जाए। तो विशेष रूप से उसके बिहेव, एक्शन, लव, केयर इत्यादि इसके प्रिवेंट है, जो दिव्यांगता की इस कमी को दूर कर सकता है, कम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल इवैल्यूएशन मेथड। हमारे यहाँ जो दिव्यांगता है इसका शैक्षणिक मूल्यांकन क्या है? शैक्षणिक मूल्यांकन किस रूप में किया जाता है? या फिजिकल इवैल्यूएशन हो सकता है डॉक्टर द्वारा जांच कराकर, या मेंटली इवैल्यूएशन हो सकता है वो डॉक्टर से या साइकियाट्रिस्ट से उसकी जांच कराकर। तो कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटली ट्रीटमेंट के द्वारा हम उसके एजुकेशनल मेथड को, एजुकेशनल इवैल्यूएशन को जान सकते हैं। और उसकी बुद्धि लब्धता को अगर हम जानते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कि एजुकेशनल इवैल्यूएशन मेथड जो IQ के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यह IQ उसकी मानसिक आयु बट्टे उसका वास्तविक आयु गुना 100 के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। और टेक्निक्स और टूल्स की जब बात करें तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब बच्चा विकलांग होता है, दिव्यांग होता है, तो वह अगर पढ़ने या लिखने या और भी कुछ क्रिएटिविटी में अगर अपने आप को अक्षम पाता है, तो उसके लिए खास करके वीडियो क्लासेस या इस टाइप का विजुअल वीडियो क्लिप या प्रोजेक्ट क्लासेस इत्यादि ज़्यादा उन्हें यूजफुल माना जाएगा उनके लिए। तो विशेष रूप से ऐसे बच्चों को ये वीडियो क्लासेस, कॉन्फ्रेंस और दृष्टि से संबंधित अर्थात विजिबल आइकॉन्स या विजिकल क्लिप के द्वारा उन्हें यह टीचिंग मेथड या टीचिंग टेक्निक का अपनाया जाए। इस टूल्स में विशेष रूप से ICT का उपयोग किया जाए। अगर ICT का उपयोग अधिकांश रूप से किया जाता है तो बच्चों को शिक्षण के प्रति दिलचस्पी बढ़ती है और बच्चे अच्छी शिक्षा लेने के लिए अग्रसर होते हैं और अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें ICT को ही हम कहेंगे कि इसके टेक्निक और टूल्स में ICT टूल्स, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट, वीडियो क्लिप इत्यादि, VCD, LCD इत्यादि इसकी अधिकांश टेक्निक और टूल्स होगा जो दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन प्राप्त करा सकती है और समावेशी शिक्षा का विकास करा सकती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंक्लूजन एंड डिसेबिलिटी, अगर हम इसकी पहचान की बात करते हैं तो हम तो पहचान करते ही हैं, जो फिजिकली या मेंटली ट्रीटमेंट है उसके द्वारा, उसके टेस्ट के द्वारा इसे जांचा जा सकता है, IQ के द्वारा भी इसे जांचा जा सकता है। लेकिन इनकी जांचने की पूरी जिम्मेदारी विशेष रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर या NEP को भी दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी दिया गया है, UGC भी इसमें कार्यरत है, NCERT भी इसमें कार्यरत है, एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है हमारा सामाजिक कल्याण मंत्रालय, यह भी इसमें कार्यरत है। तो मुख्य रूप से NEP, HRD, UGC, NCERT और सोशल वेलफेयर सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी हमारे इस आइडेंटिफिकेशन को, डिसेबिलिटी की इस आइडेंटिफिकेशन को जानने की कोशिश करता है ताकि सही समय से इसका उपचार कर सही समय से इसका समाधान किया जाए। कभी कभी तो बच्चे माँ के गर्भ में भी होते हैं तो डिसेबल
कि पता चल जाता है, तो वहाँ से उसी समय से उसकी डिसेबिलिटी को दूर करने की कोशिश की जाए, तो यह हमारा अच्छा सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हमारे समाज में जो यह डिसेबिलिटी आई है या है, इसे हम कम कर सकते हैं और धीरे धीरे समाप्त भी कर सकते हैं, या डिसेबिलिटी के बाद भी हम उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी बना सकते हैं अपने अच्छे एजुकेशन सिस्टम से कि वह डिसेबिलिटी को लेके कभी रोना नहीं रो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अब हम यूनिट 10C के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।